कहानी की शुरुआत जिन गैंग से होती है जो एक भयानक मॉन्स्टर यानी राक्षस की तरह लग रहा है और उसके चारों तरफ लाल रंग की डरावनी रोशनी है। उसे देखकर वहां मौजूद हर किसी के दिल में खौफ बैठ गया है। फौरन वहां चीख पुकार मच जाती है और लोग मांग करने लगते हैं कि मुरिम अलायंस के लीडर को जल्दी खबर दी जाए। तभी अचानक कमांडर की आवाज गूंजती है। वो अलायंस के सारे लोगों को हुक्म देता है कि जिन गैंग पर पूरी ताकत से सीधा हमला कर दें। कमांडर जानता है कि ये हुक्म उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा, लेकिन वो कहता है कि इस राक्षस को रोकना बहुत जरूरी है। वो उनसे कहता है कि आने वाली नस्लों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। उसके हुक्म पर सारे योद्धा जोश में आ जाते हैं और अपनी पक्की मौत की तरफ बिना डरे बढ़ते हैं, ये सोचकर कि उनका नाम मार्शल आर्ट्स के इतिहास में अमर हो जाएगा। उनमें से एक अपने साथी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि जिन गैंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, है तो वो इंसान ही, और अगर वो सब मिल जाएं तो उसे हरा सकते हैं। फिर वो सब उसकी मौत की दुआ करते हुए उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही जिन गैंग की भयानक और विनाशकारी ताकत का पता चल जाता है। बड़े बड़े लड़ाके और अलायंस के खास मेंबर भी उसके पास नहीं फटक पाते। उसकी अंदरूनी ताकत हर जान लेने के साथ और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। बस तलवार के एक ही वार से जिन गैंग ने सारे सिपाहियों को एक बार में ही ढेर कर दिया। कहीं और युद्ध के मैदान से दूर कुछ लीडर अलायंस कमांडर पर चिल्लाते हैं कि वो फौज को पीछे हटने का हुक्म दे। वो बताते हैं कि जांच करने वाली टीम को एक डरावना सच पता चला है। जिन गैंग ने नर्क की गहराइयों में रहने वाले एक बहुत बड़े योकाई के साथ सौदा किया है। वो बताते हैं कि इस सौदे की वजह से जिन गैंग जिन लोगों को मारता है वो उस योकाई के लिए चढ़ावा बन जाते हैं, और बदले में उसे योकाई की ताकत मिलती है, यानी वो जितने लोगों को मारेगा वो उतना ही अजेय होता जाएगा। अलायंस कमांडर ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैंने सबको लड़ने का हुक्म दिया है और तुम लोग कायरों की तरह यहां खड़े हो। दूसरा लीडर उससे विनती करता है कि वो उसकी बात समझे। वो चेतावनी देता है कि सबसे बुरा ये होगा कि वो योकाई जिन गैंग के शरीर का इस्तेमाल करके इंसानों की दुनिया में आ जाए। वो याद दिलाता है कि बड़े बड़े देवता भी इस लेवल के योकाई को नहीं रोक सकते। लेकिन कमांडर इन सारी दलीलों को नजरअंदाज कर देता है। वो मुस्कुराता है और हालात की तुलना एक शानदार दावत से करता है जो किसी खास मेहमान के लिए सजाई गई हो। इससे पहले कि दूसरा लीडर कुछ समझ पाता, अलायंस कमांडर अपना खौफनाक असली प्लान बताता है। वो कबूल करता है कि उसने 500 साल इंतजार किया है एक ऐसे इंसान को ढूंढने का जो उस लॉर्ड डीमन यानी राक्षस का शरीर बन सके। ये पक्का करने के लिए कि वो इंसान ये सौदा करे, उसने खुद जिन गैंग के पूरे खानदान को मरवा दिया ताकि उसके पास नफरत और बदले के सिवा कुछ न बचे। फिर उसने उसे इतने लोगों को मारने दिया जब तक कि उसका शरीर उस लॉर्ड डीमन को अपने अंदर लेने लायक न हो जाए। उसी पल वहां मौजूद लोगों को पता चलता है कि कमांडर असल में भेष बदलकर एक इमुगी, एक तरह का सांप जैसा राक्षस है। वो हैरान होकर पूछते हैं कि उसने असली कमांडर का क्या किया, लेकिन वो उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें धोखेबाज बेवकूफ कहता है। अपनी असली पहचान सामने आने पर इमुगी उन हैरान सिपाहियों पर हमला कर देता है और उनका मजाक उड़ाते हुए बताता है कि जिस कमांडर का वो दशकों से हुक्म मान रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वही था। उसी पल एक बहुत बड़ी न नापी जा सकने वाली ताकत बाहर निकलती है और लॉर्ड डीमन, जो एक ऐसा योकाई है जो नर्क में भी बहुत कम दिखता है, अपने असली रूप में आ जाता है। उसकी 3 आंखें उसे सबसे अलग बनाती हैं। इमुगी एक बड़े सांप का रूप ले लेता है और अपने नए मालिक के सामने झुक जाता है। वो अपनी वफादारी का वादा करता है और कहता है कि वो उसका वफादार नौकर बनकर उसके सारे सपने पूरे करेगा। राक्षस पूछता है कि क्या इमुगी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और जब इमुगी जोश में हाँ कहता है तो राक्षस उसे मरने का हुक्म देता है। इमुगी पूरी तरह चौंक जाता है और पूछता है क्यों। तभी जिन गैंग की असली चेतना, जो उस राक्षस के शरीर में दबी थी, बोलती है। वो बताता है कि उसने अपनी बीवी
अपनी बेटी और पूरे खानदान को खो दिया है और उसने अपनी आत्मा सिर्फ एक मकसद के लिए राक्षस को बेची है, उस इमुगी को मारने के लिए, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। इमुगी सदमे और खौफ में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक कमजोर इंसान की आत्मा अब भी इस राक्षसी शरीर में कैसे जिंदा है। अपना बदला पूरा होने के बाद जिन गैंग को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। उसके प्यारे परिवार की यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरती हैं। लेकिन अचानक राक्षस की असली आवाज उसे बुलाती है। वो उसे बदला लेने की बधाई देता है और कहता है कि तुमने वक्त खरीदने के लिए जिस तरह अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया, वो काबिले तारीफ है। राक्षस उसे रूखेपन से याद दिलाता है कि सौदे के मुताबिक अब उसे अपना शरीर पूरी तरह राक्षस को देना होगा। वो उसे कहता है कि अपनी किस्मत को कबूल कर ले और उस खुशी का मजा ले जो उसे एक बड़े वजूद का हिस्सा बनकर मिलेगी। जिन गैंग इस खुशी को नफरत के साथ ठुकरा देता है और कहता है कि वो उसे कभी भी इंसानों की दुनिया में नहीं आने देगा। राक्षस उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि इतने कत्ल करने के बाद उसे मरने के बाद शांति मिलेगी। वो धमकी देता है कि वो सदियों तक नर्क की आग में जलता रहेगा, या इससे भी बुरा, किंग यम उसकी आत्मा को ही मिटा देंगे, यानी वो पूरी तरह गायब हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जिन गैंग को गायब हो जाने का ख्याल सबसे बेहतरीन लगता है। ये वो बात थी जो उसने काफी समय से सुनी थी। फिर अचानक उसने अपनी तलवार से खुद को मार लिया, जिससे राक्षस की आत्मा उसके गिरते हुए शरीर से बाहर निकल गई। राक्षस गुस्से से पागल हो जाता है कि जिस शरीर को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की, वो इतनी आसानी से बर्बाद नहीं हो सकता। वो कसम खाता है कि वो दोबारा जन्म लेने का कोई रास्ता ढूंढेगा और अगले जन्म में उसे फिर ढूंढेगा। राक्षस की गुस्से भरी आवाज आती है कि चाहे 100 या 1000 साल बीत जाएं, उनका सौदा कायम रहेगा, जब तक जिन गैंग की आत्मा मौजूद है। इसके बाद नज़ारा आज के ज़माने का आता है, जहां जिन गैंग का पुनर्जन्म हंग डू जिन नाम के एक आदमी के रूप में हुआ है, जो शहर की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चल रहा है। डू जिन एक भयानक बुरे सपने में खोया है, जहां उसे अपने खानदान के कत्ल की यादें सता रही हैं, जबकि जिन गैंग बस खड़ा देख रहा है और अपने दर्द और गुस्से से चीख रहा है। वो देखता है कि इमुगी इंसानी रूप में उसके परिवार को बेरहमी से मार रहा है। सपना खत्म होता है। इमुगी जिन गैंग के थके हुए शरीर के ऊपर खड़ा था और उसने ठंडे स्वर में कहा कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी अपनी गलती थी, क्योंकि वो कमजोर था। डू जिन घबराहट में हंफते हुए और पसीने से भीगा हुआ अपनी नींद से जागता है। उसके पास बैठी लड़की चिंता से पूछती है कि क्या वो ठीक है और क्या उसे फिर से कोई बुरा सपना आया है। डू जिन उसे बताता है कि वो आजकल बार बार एक ही सपना देख रहा है, लेकिन वो कहता है कि ये शायद थकान की वजह से है। लड़की अपनी फिक्र जताती है और उससे दोबारा पूछती है कि क्या वो अपना वादा निभाएगा और अपनी अभी की नौकरी छोड़ देगा। वो समझाती है कि वो उसे चोट खाते हुए या दूसरों को चोट पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहती। उनकी बातों के बीच डू जिन का फोन बजता है और वो अपने बॉस का कॉल उठाता है, जो उसे फौरन जाकर हो योंग क्रू से निपटने का हुक्म देता है। लड़की परेशान होकर पूछती है कि क्या वो इतनी देर रात बाहर जा रहा है। डू जिन कहता है कि काम पर एक इमरजेंसी आ गई है, लेकिन वो उससे वादा करता है कि ये उसका आखिरी मिशन होगा और इसके बाद वो इस अंधेरी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो कहता है कि वो एक राक्षस की तरह अब और नहीं जिएगा। नज़ारा बदलता है, जहां तनाव भरे माहौल में दो गैंग आमने सामने हैं। डू जिन का बॉस ग्वांग अपने दुश्मन चो हो योंग से कहता है कि वो ऐसी लड़ाई से बचें जिससे उनके परिवारों को नुकसान हो या पुलिस और सोशल मीडिया तक बात पहुंचे। इसके बजाय वो अपने बेस्ट फाइटर्स के बीच 1-1 यानी एक के मुकाबले एक लड़ाई से फैसला करने का प्रस्ताव रखता है। हो योंग इस शर्त पर मान जाता है कि हारने वाला पक्ष पूरी तरह से बंदरगाह का कंट्रोल छोड़ देगा। फिर वो तायांग का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसने अपना सारा भरोसा अपने फाइटर पर रखा है, जिसका नाम उसने खूल रखा है। तायांग ने शांति से जवाब दिया कि वो इस काम के लिए एक बहुत मजबूत नए लड़के को लाया है। हो योंग ने डू जिन से पूछा कि क्या वो अपने मजबूत दिखने वाले दुश्मन को संभाल लेगा,
और डू जिन ने पूरे भरोसे और शांति से जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। तायांग के क्रू का सामना करते हुए हो योंग के क्रू वाले हैरान हैं कि क्या ये नौजवान ही तायांग का मशहूर घूल है, क्योंकि वो उनकी उम्मीद से बहुत छोटा दिख रहा है। जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसने अकेले ही बेक्योंग गैंग के 10 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया था, हो योंग का फाइटर उन्हें हिकारत की नज़र से देखता है और घूल ऑफ तायांग नाम को बकवास कहता है। वो फाइटर मन ही मन सोचता है और उन गुंडों का मजाक उड़ाता है जो सिर्फ बातें करना जानते हैं और उन्हें गली के मवालियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वो कड़वाहट के साथ याद करता है कि निकाले जाने के बावजूद वो कभी एक प्रोफेशनल फाइटर था, और वो अपनी हालत पर अफसोस करता है कि अगर उसके सर पर कर्ज न होता तो वो ऐसी जगह पर कभी कदम नहीं रखता। लड़ाई के दौरान वो प्रोफेशनल फाइटर अपने दिमाग में हमला करने का प्लान बनाता है। शुरू के हमलों के बाद वो देखता है कि उसके दुश्मन के पास कोई खास हुनर नहीं है जैसा उसे उम्मीद थी। बहुत ज्यादा भरोसे में आकर वो फाइटर डू जिन का सिर पकड़ लेता है, ये सोचकर कि उसने बाजी मार ली है, और उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। फिर वो उसे पीछे से पकड़ लेता है, घूल नाम का मजाक उड़ाता है और बदतमीजी से उसे अपने पर्सनल जिम में आने को कहता है ताकि वो उसे असली लड़ाई के दांवपेच सिखा सके। डू जिन अजीब सी शांति के साथ जवाब देता है कि वो इस ऑफर की इज्जत करता है, लेकिन उसे जिम के फर्श से नफरत है। वो कहता है कि वहां से बदबू आती है और वो बहुत नरम होते हैं, और एक ही झटके में वो बाजी पलट देता है और अपने दुश्मन को चौंका देने वाली ताकत से जमीन पर पटक देता है। वो प्रोफेशनल फाइटर दर्द से चिल्लाता है। डू जिन उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाता है। फाइटर को हालात की गंभीरता का एहसास होता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। डू जिन एक भयानक मुक्का अपने दुश्मन के शरीर पर मारता है और उस वार की ताकत से फाइटर कराह उठता है। फिर डू जिन अपना बेरहम हमला जारी रखता है, उसके बाल पकड़ लेता है और बार बार उसका सिर जमीन पर पटकता है। दूसरी तरफ डू जिन के क्रू का लीडर मुस्कुराता है और ऐलान करता है कि फैसला हो गया है। हो योंग का लीडर सन्न रह जाता है, क्योंकि जिस प्रोफेशनल फाइटर को वो लाया था वो बुरी तरह कुचला जा चुका है। हो योंग का एक आदमी थोड़ा इंतजार करने को कहता है, लेकिन चोई उसे चुप करा देता है और कहता है कि ये खत्म हो चुका है, कि ये कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि असली सड़क छाप लड़ाके हैं। वो बताता है कि एक असली लड़ाई में दांवपेच चाहे जो भी हों, जब हिंसा इस हद तक पहुंच जाए तो लड़ाई खत्म हो जाती है। हो योंग का एक आदमी डू जिन का मजाक उड़ाता है कि वो एक लड़की की तरह बाल पकड़ रहा है, लेकिन उसे फौरन महसूस होता है कि कुछ अजीब हो रहा है। जमीन पर पड़े प्रोफेशनल फाइटर को एहसास होता है कि वो पूरी तरह लाचार है। हर बार जब वो पीछे हटने की कोशिश करता है तो डू जिन की पकड़ किसी बुरी ताकत की तरह उस पर कसती जाती है। उसे याद आता है जब उसने उसे नीचे गिराने की कोशिश की थी तो डू जिन ने उसे एक भारी वजन से कुचल दिया था। फिर डू जिन उसके पैर पर लात मारता है, जिससे वो दर्द से चीखने लगता है। डू जिन उसे बेरहमी से पीटता रहता है और बिना किसी भाव वाली आंखों से वो अपना हमला जारी रखता है। अचानक उसकी महबूबा के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं, जिसने उससे कहा था कि खुद को या दूसरों को चोट मत पहुंचाना। आखिरी पल में दूसरा वार करने से पहले उसका हाथ हवा में रुक जाता है। फिर डू जिन उठता है और लड़ाई खत्म होने का ऐलान करता है और अपनी शर्तों पर मुकाबला रोकता है। द्वंद्व खत्म होने के बाद ग्वांग अपने फाइटर डू जिन को अच्छे काम के लिए बधाई देता है, फिर हारे हुए लीडर मिस्टर चोई की तरफ मुड़ता है और आधिकारिक तौर पर ऐलान करता है कि बंदरगाह अब उनके क्रू के कब्जे में है। डू जिन मन ही मन सोचता है कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया और उसने पक्का फैसला कर लिया कि वो अब किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा और आम जिंदगी जिएगा। कहीं और एक रहस्यमय आदमी को जिन गैंग के पुनर्जन्म की आहट मिलती है, उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया में आ चुका है। लेकिन गोदाम में मिस्टर चोई उठता है और डू जिन के ऐलान का मजाक उड़ाता है।
ये दिखाते हुए कि उसका दुश्मन अभी भी सांस ले रहा है क्योंकि उसने अपना पैर उसके सिर पर रखा है। चोई एक सख्त अंदाज में ऐलान करता है कि गैंगस्टर की दुनिया में लड़ाई तब तक चलती है जब तक कोई मर नहीं जाता और वो जो करते हैं वो कोई खेल नहीं है। वो डू जिन पर इल्जाम लगाता है कि उसने काम पूरा न करके आसान रास्ता चुना। फिर वो उसे आखिरी विकल्प देता है, या तो हारे हुए फाइटर को मार डालो और बंदरगाह ले लो, या मना कर दो और कुछ नहीं मिलेगा। चोई डू जिन के पास जाता है और धमकी भरे अंदाज में पूछता है कि क्या वो समझ गया है। उसे घूल नाम से जाना जाता है। डू जिन चुप रहता है, जिससे चोई को गुस्सा आ जाता है जो जवाब मांग रहा है, और वो जल्दी ही अपना आपा खो देता है और उसे नजरअंदाज करने के लिए जिन को मौके पर ही जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन तायांग ठीक समय पर बीच में आता है और मिस्टर चोई को बताता है कि उसका फाइटर जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि वो सदमे में है। फिर वो एक चाकू निकालता है, चोई को सलाह देता है कि खुद को शर्मिंदा करना बंद करे और इज्जतदार आदमियों की तरह बात खत्म करे। चोई इज्जत की बात का मजाक उड़ाता है और सोचता है कि वो कैसे शांत रह सकता है जब तायांग इस तरह बोल रहा है। जिस पर तायांग ने शांति से जवाब दिया कि चोई ही वो था जिसने पहले बकवास शुरू की थी। फिर अपनी बात साबित करने के लिए डू जिन के पास जाता है। आखिर में डू जिन बोलता है, लेकिन उनसे नहीं। इसके बजाय वो उलझन में उनसे पूछता है, क्या तुम सचमुच वो चीज नहीं देख सकते? तायांग हैरान होकर उससे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि डू जिन किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करता है जिसे केवल वो देख सकता है। अचानक उसके सामने नीली आग की लपटें दिखाई देती हैं। उसकी आंखें सफेद चमकने लगती हैं और तायांग की उलझन बढ़ जाती है कि वो किस नीली आग की बात कर रहा है और अचानक क्या हो रहा है। डू जिन को एहसास होता है कि ये आग उसके सामने आ गई है और वो सुन्न पड़ जाता है जैसे किसी बुरे सपने में फंस गया हो। वो अपने दिमाग में राक्षस की आवाज सुनता है जो उसे जिन गैंग का पुनर्जन्म कहता है और बताता है कि उनके सौदे को पूरा करने का वक्त आ गया है। अचानक नीली आभा उसके शरीर में समा जाती है और डू जिन सदमे और तेज दर्द से तड़प उठता है। उसका दम घुटने लगता है और वो ऐंठने लगता है। तायांग चिंता में उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसके साथ हो रहा है। डू जिन बिना कुछ सोचे अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ाता है कि आग उसके शरीर में घुस रही है। उसकी यादें उसके पिछले जन्म की याद दिलाती हैं जहां वो अपने मारे गए खानदान की लाशों के बीच घुटनों के बल बैठा था, अपनी बीवी की लाश को पकड़कर रो रहा था और अपनी कमजोरी के लिए खुद को कसूरवार मान रहा था, ये कबूल करते हुए कि वो उन्हें बचा नहीं सका। मायूसी की उस हालत में एक रहस्यमय आवाज उससे पूछती है कि क्या वो बदला लेना चाहता है। नीली आग वाला राक्षस उसके सामने आता है और उसे अपनी ताकत देने का ऑफर देता है। वो सौदा करने को कहता है और बदले में चढ़ावा मांगता है। जिन गैंग को लगता है कि ये बार बार आने वाला वहम बदला लेने की उसकी गहरी इच्छा को दिखाता है। वो अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लेता है और ऑफर कबूल कर लेता है और राक्षस को भरोसा दिलाता है कि वो उसे चढ़ावा देगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे कमीने हैं जिन्हें वो मारना चाहता है। जिन गैंग नीली आग से विनती करता है। राक्षस उससे सौदा करने और उसे अपनी ताकत देने के लिए कहता है। राक्षस जवाब देता है और उसे उसी पल से सौदे की शर्तों को अच्छी तरह याद रखने के लिए कहता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि भले ही उसका शरीर सड़ जाए, जब तक उसकी आत्मा रहेगी, ये सौदा हमेशा कायम रहेगा। जैसे ही नीली ऊर्जा जिन गैंग के हाथ में बहती है, राक्षस ऐलान करता है कि जिन गैंग उसका हमेशा का नौकर बन गया है और जिन गैंग अपने अंदर बहने वाली ताकत के दर्द से चिल्लाता है। जैसे ही नीली आग उसे घेर लेती है, राक्षस उसे बताता है कि वो अब इंसान नहीं रहा बल्कि राक्षस बन गया है। राक्षस उसे बताता है कि सौदा पूरा हो गया है। राक्षस समझाता है कि अब से जिन गैंग के हाथों मरने वाला हर प्राणी, चाहे वो एक छोटा कीड़ा हो, राजा हो या यहाँ तक कि एक देवता, वो उसके और जिन गैंग के लिए चढ़ावा बन जाएगा। जिन गैंग अपनी ताकत हासिल करने के बाद अपनी आंखों से खून बहाते हुए दिखता है। इन चढ़ावों के बदले में राक्षस उसे टायरेंट डीमन स्टार की ताकत देगा, एक ऐसी ताकत जिससे जमीन पर सभी जीव डरते हैं।
राक्षस उसे अपनी पूरी ताकत देकर अपना ऑफर खत्म करता है, जो एक शाही 3 आंखों वाले राक्षसी रूप में दिखता है। लेकिन राक्षस उसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहता है कि याद रखे, जिस पल उसकी ताकत उसके शरीर की झेलने की क्षमता से ज्यादा हो जाएगी। जिन गैंग खुद भी एक चढ़ावा बन जाएगा। इससे डू जिन चौंक जाता है। जैसे ही वो इस याद को ताज़ा करता है, वो अपने कांपते हाथों को देखता है, सोचता है कि उसने अभी क्या देखा। उसे यकीन है कि कुछ पल पहले ही उसके शरीर में आग लगी थी। मिस्टर चोई उस पर मजाक उड़ाते हैं और उस पर अपने आप अचानक चिल्लाने के लिए पागल होने का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन डूजिन खड़ा होता है और चोई को पकड़ लेता है और उसे चुनौती देता है कि वो खुद देखे कि उसने अपना दिमाग खो दिया है या नहीं। चोई डर जाता है, जबकि कोई आगे बढ़कर सुझाव देता है कि वो इस मामले को अब आर पार की लड़ाई में सुलझा ले। अचानक पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, जो इस तनाव भरे झगड़े को रोक देती है। तायांग मिस्टर चोई को रोकता है, जो अपना हथियार निकालने ही वाला था, और शांति से उसे बताता है कि राउंड के अंत की घंटी बज गई है, ये सुझाव देते हुए कि वो आज के लिए चीजें खत्म करें और एक और मीटिंग रखें। चोई फिर से मिलने के लिए मान जाता है, लेकिन एक धमकी भी देता है कि अगली बार बंदरगाह और उनकी जान दांव पर होगी। उनके जाने के बाद डूजिन हालात को बिगाड़ने के लिए तायांग से माफी मांगता है, लेकिन तायांग उसे तसल्ली देता है कि उन्हें वैसे भी लड़ाई शुरू करने का कोई बहाना मिल ही जाता। तायांग चिंता के साथ जिन से पूछता है कि उसके साथ पहले क्या हुआ था, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। डूजिन ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कहना है कि वो आजकल थोड़ा थक गया है और अजीब सपने देख रहा है। दूसरी कार में चोई हैरान होता है कि डूजिन के पास किस तरह की ताकत है। इसी बीच चोई को एक फोन कॉल आता है और वो घबराकर मिस्टर क्वे नाम के किसी आदमी को जवाब देता है। चोई मिस्टर क्वे को बंदरगाह के हड़ के बारे में भरोसा दिलाने की कोशिश करता है और उन्हें जल्द ही वापस दिलाने का वादा करता है। लेकिन मिस्टर क्वे अपनी नाराजगी जताते हैं, ये कहते हुए कि बंदरगाह के बिना चोई जरूरी डिलीवरी का कोटा पूरा नहीं कर सकता है। उन्होंने धमकी दी कि अगर यही हाल रहा तो उनके साथ काम करना जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। चोई घबरा जाता है और मिस्टर क्वे से और वक्त देने की विनती करता है और किसी भी तरह से कोटा पूरा करने की कसम खाता है। फोन पर चोई होयोंग मिस्टर क्वे नाम के एक आदमी से विनती कर रहे थे, उन्हें याद दिला रहे थे कि उन्होंने अब तक उनसे जो भी कहा था वो सब किया है और वो और वक्त मांगते हुए लगातार भीख मांग रहे हैं। मिस्टर क्वे न चाहते हुए भी मान जाते हैं और उन्हें एक आखिरी मौका देते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले की आखिरी समय सीमा तय करते हैं और इस समय सीमा के खत्म होने से पहले उसे बंदरगाह पर कब्जा करने का हुक्म देते हैं। फिर वो साफ धमकी के साथ कॉल खत्म करते हैं कि अगर चोई एक पल भी लेट हुआ तो वो सप्लायर बदल देंगे। कॉल खत्म करने के बाद चोई गुस्से में बड़बड़ाते हुए मिस्टर क्वे को एक राक्षस कहता है, फिर अपने ड्राइवर से पूछता है कि सूरज कब निकलता है। ड्राइवर अंदाजा लगाता है कि सुबह लगभग 6 बजे होंगे। चोई अपने ड्राइवर को सही वक्त पता लगाने का हुक्म देता है और ऐलान करता है कि उन्हें तायांग के गुट को तुरंत कुचल देना चाहिए और संजीदगी से कहता है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो सभी मिस्टर क्वे के गुस्से की वजह से मारे जाएंगे। इसी बीच डूजिन अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और अपनी महबूबा जा को आवाज देता है, लेकिन उसे वो जगह अजीब तरह से खाली लगती है। फौरन उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। डूजिन चौकन्ना हो जाता है, उसे खतरा महसूस होता है। अचानक कोई उस पर पीछे से धारदार हथियार से हमला करता है, लेकिन डूजिन तुरंत हमले को रोकता है और हमलावर को एक जोरदार लात मारता है और फिर उसे काबू करने के लिए एक तेज मुक्का जड़ता है। डूजिन हमलावर को जमीन पर दबा देता है, बात न करने पर उसकी आंख निकाल लेने की धमकी देता है और तेजी से उससे पूछता है कि अपार्टमेंट में जो औरत थी वो कहाँ है। एक और आदमी अंधेरे से बाहर आता है, तारीफ करते हुए कहता है कि डूजिन अपने हुनर के बावजूद पहले हमलावर को आसानी से हराने में कामयाब रहा, जैसा कि अफवाहें कहती हैं। नया आने वाला खुद को होयोंग गुट का ऑपरेशन कमांडर गिल तायक बताता है और डूजिन के परिवार को
बंधक बनाने के लिए ताना मारते हुए माफी मांगता है और अपनी हरकतों को जंगली बताता है। वो ये कहकर अपने काम को सही ठहराता है कि वो बड़े हुक्म के तहत थे, जिससे जा का पता चलता है जो बंधी हुई है और उसका मुंह बंद कर दिया गया है। जिन गुस्से में है और उन सभी को मारने की कसम खाता है, जिस पर गिलतायक ठंडा जवाब देता है, उसे प्रोफेशनल्स के बीच जज्बात को बर्बाद न करने की सलाह देता है और कहता है कि डू जिन हालात की नज़ाकत को अच्छी तरह समझता है। डू जिन न चाहते हुए भी शांत हो जाता है और उनसे पूछता है कि वो क्या चाहते हैं और अपनी आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान करने की पेशकश करता है। तायक जवाब देता है कि ये आमतौर पर काफ़ी हो सकता था, लेकिन आज नहीं, क्योंकि उनके लीडर ने फैसला ले लिया है। फिर वो चाकू निकालता है और ऐलान करता है कि उनके लीडर ने तायांग के पूरे गुट को खत्म करने का फैसला किया है। ये महसूस करते हुए कि कोई रास्ता नहीं है, डू जिन चाकू की धार को अपने नंगे हाथ से पकड़ लेता है और उनसे वादा करने के लिए कहता है कि वो जा को अकेला छोड़ देंगे। तायक वादा करता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं मारेगा। जा चिल्लाने की कोशिश करती है जब वो देखती है कि डू जिन उसके लिए खुद को कुर्बान कर रहा है। डू जिन मन ही मन जा से माफी मांगता है कि उसने उसे इस डरावनी हालत में देखने दिया, जबकि वही उसकी लगातार चिंता का कारण था। वो चाकू को जोर से पकड़ता है, ये सोचते हुए कि वो एक आम जिंदगी शुरू करने की कगार पर है। लेकिन ऐसा लगता है कि यही अंत है। उसे इस बात से कुछ तसल्ली मिलती है कि वो ही मरेगा, जा नहीं। जैसे ही वो मौत के करीब है, डू जिन सोचता है कि कम से कम ये किस्मत उस बुरे सपने से अलग है जिसने उसे लंबे समय से परेशान किया है। हत्यारे उसे घेर लेते हैं, उसके शरीर पर चाकू से वार करते हैं। नज़ारे में दिखाया गया है कि चाकू उसके शरीर में गहराई तक घुसा हुआ है। गिलतायक अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वे सफाई का काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ दें और तुरंत आगे बढ़ें। अपने लीडर की तरफ सूरज निकलने से पहले सब कुछ खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए। जब उसका एक आदमी पूछता है कि औरत के साथ क्या करना है, तो तायक लापरवाही से जवाब देता है, ये सोचकर कि क्या सवाल पूछने की जरूरत है, उसने उन्हें उसे अपने साथ ले जाने का हुक्म दिया और ये कहकर इसे सही ठहराया कि वे एक गवाह को पीछे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने आगे कहा कि डू जिन भी एक प्रोफेशनल था और उसे समझना चाहिए। फिर ये समझाकर अपने धोखे का खुलासा करता है कि उसका वादा उसे जिंदा रखने का था, उसे जाने नहीं देने का था। जैसे ही जा छटपटाती है, उनमें से एक गैंगस्टर उसे विरोध करना बंद करने का हुक्म देता है। वो थोड़ा मुस्कुराता है और उसे अच्छी बातें सोचने के लिए कहता है, क्योंकि उसे खास अटेंशन मिलेगा। अचानक उसे महसूस होता है कि एक हाथ ने उसके पैर को नीचे से पकड़ लिया है और वो चौंककर नीचे देखता है और पाता है कि डू जिन अभी मरा नहीं है। अपनी गहरी चोट के बावजूद डू जिन उस आदमी के पैर पर जोर से चाकू मारता है और आदमी दर्द से चिल्लाता है, काश डू जिन चुपचाप मर जाता। तब गिलतायक ने डर कर देखा कि वो आदमी उसके शरीर से चाकू निकालने की कोशिश कर रहा है और वो ऐसा न करने के लिए चिल्लाता है। गिलतायक की बात ये मानती है कि बेहोश होने पर नस को इतनी सटीकता से घायल करना डू जिन को राक्षस कहलाने के लायक बनाता है। जैसा कि नज़ारे में दिखाया गया है कि डू जिन और वो आदमी खून से लथपथ हैं, जब डू जिन ने उस पर एक ही चाकू से वार किया। गिलतायक ने डू जिन का सिर उठाया और उसका गला काट दिया और दुआ की कि उसे नर्क में आराम मिले। बचे हुए गैंगस्टर्स में से एक उन्हें जल्दी से आगे बढ़ने का हुक्म देता है और दूसरा पूछता है कि घायल आदमी के बारे में क्या किया जाए। लीडर जवाब देता है कि जिसकी जांघ की नस कट गई है वो 2 मिनट के भीतर मर जाता है और उसे संभालने के लिए सफाई करने वालों को खबर देने का हुक्म देता है, जबकि वो आदमी जानलेवा ठंड महसूस करते हुए आखिरी सांस लेता है। ये नज़ारा डू जिन की बेजान लाश को दिखाता है। राक्षस की आवाज़ डू जिन की मौत पर टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रही है कि ये कितना तारीफ के काबिल है। राक्षस को ये सोचकर झटका लगता है कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। राक्षस की आवाज़ एक बार फिर गूंजती है और कहती है कि चढ़ावा चढ़ाओ। दूसरी तरफ गिलतायक को लीडर चोई का फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि मिशन पूरा हो गया है और वे अपने रास्ते पर हैं। उसकी तरफ अचानक गिलतायक को ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है।
वो अपने आदमियों को लाइटें जलाने का हुक्म देता है। जब रोशनी जलती है तो गिलतायक सन्न रह जाता है और सोचता है कि जो वो अपने सामने देख रहा है वो सच में एक राक्षस है। गिलतायक हैरान खड़ा है, अपने सामने उस चीज से पूछ रहा है, तुम क्या हो? डूजिन खड़ा दिखाई देता है, उसकी गर्दन पर फैले हुए अजीब नसों जैसे निशानों के साथ वो जिंदा हो गया है। जबकि राक्षस की आवाज बताती है कि चूंकि डूजिन ने सौदे के मुताबिक एक चढ़ावा दिया है, इसलिए वो उसे अपनी ताकत देगा। इसी बीच हेक्सटर नाम के एक शांत बार में वेट्रेस तायांग का स्वागत करती है, उसे बताती है कि बहुत समय हो गया है और पूछती है कि क्या वो अपना हमेशा वाला ड्रिंक चाहता है। तायांग को हैरानी होती है कि जब भी वो आता है तो ये जगह हमेशा खाली रहती है। उसने कहा कि बार का अब तक खुला रहना एक चमत्कार है। वेट्रेस जवाब देती है कि ये उसके जैसे लोगों का शुक्रिया है जो टैरो कार्ड में यकीन करते हैं। जैसे ही वो अपना ड्रिंक डालती है, तायांग ने नोट किया कि वो उसे एक बेवकूफ कह रही है जो अंधविश्वासों में यकीन करता है, लेकिन वो धीरे से इससे इनकार करती है, उसे भरोसा दिलाती है कि वो एक रेगुलर और कीमती ग्राहक है। तायांग कबूल करता है कि हालांकि उसने मौजमस्ती के लिए उस जगह आना शुरू किया था, लेकिन उसकी समझ कभी भी गलत नहीं रही। वो आगे कहता है कि अब तक उसके द्वारा निकाले गए सभी कार्ड अच्छे रहे हैं, और वेट्रेस विनम्रता से जवाब देती है कि ये केवल अच्छी किस्मत है जो एक काबिल इंसान के साथ हुई। तायांग मजाक में उसकी विनम्रता की आलोचना करते हुए कहता है कि इसीलिए उसके पास कोई ग्राहक नहीं है और उससे कार्ड की सच्चाई को मानने की गुजारिश करता है। वेट्रेस बताती है कि रीडिंग तभी मतलब रखती है जब इसे मनोरंजन के रूप में लिया जाए, फिर उसे कुछ कार्ड निकालने का ऑफर देती है। तायांग मान जाता है और गड्डी से 3 कार्ड चुनता है। जब वो कार्डों को देखता है तो वेट्रेस का चेहरा गंभीर और चिंतित हो जाता है, जिसे तायांग नोटिस करता है और उससे पूछता है। वो अतीत को दिखाने वाला पहला कार्ड दिखाती है और बताती है कि ये जीत की निशानी है। फिर वो दूसरा कार्ड दिखाती है जो आज का समय दिखाने वाला सितारा है, और इसका मतलब बताती है कि उसकी जीत जारी है और वो अभी संतुष्टि और खुशहाली में जी रहा है। आखिर में वो तीसरा कार्ड दिखाती है, टावर, जो भविष्य दिखाता है और इशारा करती है कि ये बदलाव की निशानी है। वो पढ़ने का निचोड़ बताती है, ये समझाते हुए कि अपनी पिछली जीतों की वजह से वो भविष्य में एक बड़ा बदलाव देखेगा। तायांग को ये सोचकर राहत महसूस होती है कि ये उतना बुरा नहीं है जितनी उसने उम्मीद की थी। लेकिन वेट्रेस हिचकिचाते हुए कहती है कि बदलाव शब्द का मतलब बर्बादी भी हो सकता है और बताती है कि टावर कार्ड के 2 मतलब हो सकते हैं। फिर वो माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि ये सिर्फ मजे के लिए है। बार का दरवाज़ा अचानक खुलने से पहले तायांग चुप रहता है, उसके चेहरे पर चिंता दिख रही है। चो होयोंग अपने आदमियों के साथ घुसता है और तायांग का मजाक उड़ाता है कि वो आराम से बैठा है, इस बात से अनजान कि यही वो दिन है जब उसकी मौत होगी। तायांग ने शांति से जवाब दिया और इतनी देर तक काम करने के लिए उनका मजाक उड़ाया। चोई गुस्से में तायांग के भरोसे और सुकून पर आखिर तक कमेंट करता है, फिर अपने आदमियों को उसे मारने का हुक्म देता है और वे उस पर अपने हथियारों से हमला करते हैं। तायांग और चोई के आदमियों के बीच लड़ाई शुरू होती है। तायांग कामयाबी से अपना बचाव करता है। एक हमलावर को छोड़ दिया जाता है, फिर वो छूटकर टॉयलेट की तरफ भागने में सफल हो जाता है क्योंकि चोई के आदमी उसे भागने न देने के लिए चिल्लाते हैं। चोई अपने आदमियों पर चिल्लाता है, उन्हें सूरज निकलने से पहले काम खत्म करने की याद दिलाता है और उन्हें तायांग को पकड़ने और उसे मारने का हुक्म देता है। गुजरूर, मैं कहानी को वहीं से आगे बढ़ा रहा हूं जहां पिछला हिस्सा रुका था। ये रही आगे की कहानी, बिल्कुल आसान हिंदी और उर्दू लहजे में। एक हमलावर को चकमा देकर वो किसी तरह टॉयलेट की तरफ भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि चोई के आदमी चिल्लाते हैं कि उसे भागने मत दो। चोई अपने आदमियों पर चीखता है, उन्हें याद दिलाता है कि सूरज निकलने से पहले काम खत्म करना है और हुक्म देता है कि तायांग को पकड़कर मार डालें। गुंडों में से एक उसे चूहे की तरह भागने के लिए कोसते हुए टॉयलेट में उसका पीछा करता है। तभी अचानक तायांग दाईं तरफ से उसके सामने आ जाता है। टॉयलेट की तंग जगह में
तायांग चोई के आदमियों के खिलाफ डटकर मुकाबला करता है। अचानक एक तेज चाल के साथ वो उनमें से एक की गर्दन पर चाकू मारता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। बाकी लोग ये देखकर सन्न रह जाते हैं। तायांग अपने दुश्मन चोई से बड़े भरोसे के साथ बात करता है और याद दिलाता है कि वो भी कभी चाकू से लड़ने वाला फाइटर हुआ करता था, तो उसे इस हालत का मतलब अच्छे से समझना चाहिए। चोई को फौरन एहसास होता है कि तायांग ने उसे कमरे के दाईं कोने में फंसा दिया है। तायांग समझाता है कि एक चाकू से लड़ने वाले के लिए दाईं तरफ का कोना सबसे बुरा होता है। वो अपनी बात साबित करने के लिए एक और हमलावर को मार गिराता है जो पास आने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि दीवार की वजह से हमलावर का दाहिना हाथ रुक जाता है, जबकि कोने में खड़े डिफेंडर को अपने चाकू का इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी मिलती है। तायांग कहता है कि इस मुश्किल हालत से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ऐसे फाइटर को भेजना जो लेफ्ट हैंडेड बाएं हाथ वाला हो और डिफेंडर से ज्यादा ताकतवर हो। फिर वो एक गहरी नज़र चोई पर डालता है, क्योंकि चोई खुद लेफ्ट हैंडेड है। तायांग इशारा करता है कि ये उसका आखिरी मौका है। आखिर में तायांग सीधे चो हो योंग को ललकारते हुए कहता है कि वो मासूम लोगों की बलि देना बंद करे और मर्दों की तरह खुद उसका सामना करे। इसी बीच गिल तायक, जो ये सब देख रहा था, अपने आदमियों के साथ बैठा है। वो अपने सामने खड़े डू जिन को देखता है, जो बहुत थका हुआ लग रहा है और नीली रोशनी से घिरा हुआ है। वो हैरानी से पूछता है, क्या तुम सच में एक राक्षस हो? फिर वो अपने ड्राइवर को रफ्तार बढ़ाने का हुक्म देता है, और जब ड्राइवर एक पल के लिए भी हिचकिचाता है तो वो उस पर चिल्लाता है। कार तेजी से आगे बढ़ती है और डू जिन को टक्कर मारती है। डू जिन हाथ में लिए चाकू से कार का शीशा तोड़ देता है। कार में बैठे लोग डरे हुए हैं। डू जिन कार के अंदर घुस जाता है। वो ड्राइवर का गला काट देता है, फिर तेजी से पिछली सीट की तरफ बढ़ता है। वो आदमी कार में घुसने वाले हमलावर से डरकर अपनी सीट पर पीछे हटता है और उससे और करीब न आने की भीख मांगता है। डू जिन अपने चाकू की दिशा बदलता है और उसे घुमाता है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। गिल तायक कहता है कि डू जिन ने उसके साथी का सिर किसी बड़े हथियार से नहीं, बल्कि एक पतले साशिमी चाकू से काटा है, जो उसकी भयानक ताकत को दिखाता है। गिल तायक पूरी तरह घिर चुका है और डू जिन को एक राक्षस कहता है। तभी एक कार तेजी से उनकी तरफ आती है और उनसे टकरा जाती है। टक्कर की ताकत से डू जिन दूर जा गिरता है और जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा रहता है। गिल तायक कार से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि टक्कर का डू जिन पर कोई असर नहीं हुआ। वो शांति से उठने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो रहस्यमय आदमी मन ही मन सोचता है कि ये अजीब है, लेकिन उसे इस बात पर ताज्जुब नहीं होता कि डू जिन इतनी आसानी से नहीं मरा। फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और डू जिन को चुनौती देता है। डू जिन तेजी से उस पर झपटता है। गिल तायक तेजी से जिन की हरकतों को परखता है और देखता है कि उसके वार बहुत खुले और कच्चे हैं, जिससे उसे पलटवार करने का मौका मिल सकता है। गिल तायक खुद को तसल्ली देता है कि भले ही उसका दुश्मन एक राक्षस है, लेकिन अगर वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है तो उसके जीतने का चांस है। लेकिन वो लड़ाई में हार जाता है और बहुत दर्द के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। डू जिन उसके ऊपर खड़ा है और आखिरी वार करने के लिए अपना चाकू उठाता है। हालांकि गिल तायक आखिरी पल में हमले को रोकने और जवाबी हमला करने में कामयाब हो जाता है। उसे लगता है कि उसे हमला करने का मौका मिल गया है, क्योंकि उसके दुश्मन का बायां हिस्सा पूरी तरह खुला है। लेकिन डू जिन अपने चाकू से उस पर हमला करता है और उसे गहरा जख्म देता है। गिल तायक दर्द से कराहता है। उसे सदमे में एहसास होता है कि उसे यकीन था कि चाकू शुरू से जिन के दाहिने हाथ में था। वो समझ जाता है कि उसे धोखा दिया गया और उसका दुश्मन यही चाहता था। जैसे ही डू जिन उसे दबोच लेता है, वो गिल तायक से ठंडे स्वर में पूछता है, तुमने जा के साथ क्या किया? गिल तायक पूछता है कि क्या उसका मतलब उस लड़की से है, और बताता है कि उसने उसे चढ़ावे के तौर पर पेश कर दिया है। डू जिन गुस्से से पूछता है कि चढ़ावे का क्या मतलब है?
गिल तायक उसे बेवकूफ न बनने को कहता है और इशारा करता है कि डू जिन अपना गला कटने से बच गया क्योंकि वो बिल्कुल उस कमीने जैसा है। वो उस राक्षस के बारे में बात करता है जिसने उनसे बलिदान मांगा था, जिससे पता चलता है कि कोई और बुरी ताकत इन चीजों को कंट्रोल कर रही है। इसी बीच हेक्स बार के सामने पहरा दे रहे चोई के आदमियों में से एक सोचता है कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तायांग को पकड़ने में बहुत देर लग रही है। उसका साथी उसे तसल्ली देता है कि उन्हें सिर्फ हुक्म मानना है और दरवाजे की रखवाली करनी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि 10 से ज्यादा लोग पहले ही अंदर जा चुके हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं, लंबे सफेद बाल और काला नकाब पहना एक रहस्यमय आदमी उनके पास आता है। एक गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि आज ये जगह बंद है। वो नकाबपोश आदमी शांति से जवाब देता है कि उसे अंदर जाना ही होगा क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट है। गार्ड मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो बहरा है, जबकि उसका साथी उसे मुसीबत से बचने और उसे जाने देने की सलाह देता है। पहला गार्ड इस समय अपॉइंटमेंट होने की बात पर ताना मारता है, लेकिन फिर अचानक बेइंतहा दर्द से चिल्लाने लगता है। उसका साथी उसे डरते हुए देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि घायल गार्ड की गर्दन की नसें भयानक तरीके से फूलने लगती हैं। जैसे ही गार्ड के शरीर से एक पेड़ की टहनी भयानक तरीके से उसकी गर्दन से बाहर निकलती है, वो चीखता रहता है। कुछ ही पलों में उसके शरीर से एक पूरा पेड़ फाड़कर बाहर आ जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बचा हुआ गार्ड डर के मारे अपनी जगह पर जम जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या देखा। सफेद बालों वाला आदमी अपने हाथ में एक बीज जैसा कुछ पकड़े हुए मुस्कुराता है और शांति से दोहराता है कि उसने बताया था कि उसकी सूरज निकलने के समय मीटिंग है। बाथरूम उन लोगों की लाशों से भरा हुआ था जिन्हें तायांग ने मार गिराया है। चोई के आदमी पूरी तरह हार चुके हैं और उनमें से एक कांपते हुए टूटा हुआ चाकू पकड़े हुए है। तायांग ने चोई पर जीत हासिल कर ली है, जो दर्द से चिल्ला रहा है। तायांग रूखेपन से कहता है कि उसने चोई को उसका सामना करने के लिए इसलिए भेजा क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है, जिससे साबित होता है कि उसका प्लान कामयाब रहा। लेकिन जब उसकी नज़र हमलावर पर पड़ी, तो उसे एहसास हुआ कि ये चोई नहीं था और उसके मन में पछतावा होता है। हत्यारे को जोर से जमीन पर पटक दिया जाता है और वो दर्द से चीखता है। तायांग ताने मारते हुए चोई से पूछता है कि वो कब तक अपने चेलों को भेजता रहेगा, और उसे भरोसा दिलाता है कि वो जानता है कि चीजें ऐसे खत्म नहीं होंगी। वो उसे चुनौती देता है कि वो कायर न बने और खुद उसका सामना करे। लेकिन उसी समय चोई का एक आदमी आता है और उसे बताता है कि उसने जो मांगा था वो ले आया है। चोई अपने आदमी को प्लान शुरू करने का हुक्म देता है और वो आदमी एक डिब्बे से लिक्विड डालना शुरू कर देता है। तायांग को पेट्रोल की गंध आती है, जिससे उसे उस जगह को आग लगाने के प्लान का पता चलता है। चोई उसका मजाक उड़ाता है, उसे चूहे की तरह अंदर छुपे रहने की सलाह देता है और उसे जिंदा जलाने की कसम खाता है। जैसे ही चोई अपना लाइटर जलाने की तैयारी करता है, वो सफेद बालों वाला आदमी उसके पीछे सूरज निकलने के बारे में बच्चों का गाना गुनगुनाते हुए दिखाई देता है। वो आदमी बड़े सुकून से गुनगुनाते हुए चलता रहता है। चोई सदमे में पीछे मुड़ता है, उस आदमी को मिस्टर क्वे कहकर बुलाता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। मिस्टर क्वे शांति से जवाब देते हैं, चोई को याद दिलाते हैं कि उनकी सूरज निकलने के समय मीटिंग है। चोई घबरा जाता है और हकलाते हुए वादा करता है कि उसका काम पूरा होने वाला है और जैसे ही वो बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा, वो अपना जरूरी कोटा पूरा कर देगा। लेकिन मिस्टर क्वे उसे फूलों का एक गुलदस्ता देते हैं, जिससे चोई और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। फिर वो उसकी सारी मेहनत के लिए उसे ठंडे दिमाग से शुक्रिया कहते हैं और उससे कहते हैं कि वो अब रिटायर हो सकता है, जो उसके खात्मे की तरफ एक डरावना इशारा है। कहीं और डू जिन हैरानी से पूछता है, क्या मिस्टर क्वे एक योकाई है? क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? गिल तायक डू जिन से पूछता है, क्या तुम सचमुच अपने बारे में सच्चाई नहीं जानते? गिल तायक उसे बताता है कि वो एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों का मांस और आत्मा खाता है और वो इंसानी नस्ल का कुदरती दुश्मन है। उसे योकाई बताता है।
वो दर्द से चिल्लाता है और तड़पते हुए उसे झटका लगता है और पेड़ की टहनियां उसके शरीर से भयानक तरीके से फूट पड़ती हैं। मरते हुए गिलतायक ने खुलासा किया कि वो कमीना मिस्टर क्वे कुछ साल पहले उसके पास आया था और उसे एक सौदा ऑफर किया था। सौदा ये था कि वो इंसानों को उसके पास पहुंचाने के बदले में उसकी जान बख्श देगा। उसने आगे कहा कि मिस्टर क्वे ने उसे चुपके से अपने ही आदमियों को एक शापित बीज खिलाने के लिए मजबूर किया। उसे अफसोस है कि उनके लीडर ने बेवकूफ़ी में ये सौदा कबूल कर लिया, जबकि ये साफ था कि ये उनका अंत होगा। गिलतायक ने जिन को चेतावनी दी कि मिस्टर क्वे उसे भी ऐसा ही सौदा ऑफर करेगा और उससे कहा कि अगर वो उसे ढूंढना चाहता है तो उसे ग्वांग जाना होगा। बार में वापस मिस्टर क्वे चोई की लाश से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि बुरा मत मानना, क्योंकि उसकी वजह से वो 5 साल एक्स्ट्रा जी पाया, और कहते हैं कि इन पिछले 5 सालों के लिए वो उसकी जान का कर्जदार है। फिर मिस्टर क्वे मुस्कुराते हुए मुड़ते हैं और ऐलान करते हैं कि अपने पुराने साथी को विदाई देने के बाद अब धंधे की बात करने का समय है। मिस्टर क्वे एक चालाक मुस्कान के साथ पूछते हैं, क्या तुम मेरे नए पार्टनर हो तायांग? तायांग उसकी तरफ बिना डरे देखता है और उससे पूछता है कि वो असल में क्या है। मिस्टर क्वे जवाब देते हैं कि उन्हें अलग अलग देशों में कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे डीमन, बुरी आत्मा, योकाई और राक्षस, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इस देश में उन्हें आमतौर पर योकाई कहा जाता है। वो तायांग से कहते हैं कि वो घबराए नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उसे एक सौदा ऑफर करने आए हैं। मिस्टर क्वे अपने ऑफर के बारे में बताते हुए उसे नॉर्थ कोरिया और चाइना में अपने पार्टनर से मिलवाने की बात कहते हैं, ताकि तायांग अवैध लोगों को लाने के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल कर सके। तायांग कहता है कि ये ऑफर उसकी उम्मीद से ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसे अपनी आत्मा या ऐसा ही कुछ बेचने के लिए कहा जाएगा। मिस्टर क्वे बताते हैं कि योकाई की अपनी मजबूरियां हैं जो उन्हें इंसानों को कभी भी खाने से रोकती हैं। यही वजह है कि इंसानी पार्टनर की मदद उनके लिए बहुत कीमती है। वो आगे कहते हैं कि तायांग का गैंग सारा मुनाफा अपने पास रख सकता है और बदले में उसे बस आने वाले लोगों में से सेहतमंद इंसानों को चुनना है, और उसके लिए एक कोटा तय करना है कि वो हर हफ्ते उनमें से 10 को उसके पास भेजे। तायांग उससे पूछता है कि क्या उसका अंजाम भी मिस्टर चोई जैसा होगा अगर वो ऑफर ठुकरा दे या कोटा पूरा न कर पाए। मिस्टर क्वे हाँ कहते हैं, लेकिन भरोसे से कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि तायांग चोई के मुकाबले ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा काबिल और समझदार है। तायांग मुस्कुराता है और उससे कहता है कि उसे अफसोस है, लेकिन 3 चीजें हैं जो वो एक गैंगस्टर के रूप में अपनी जिंदगी में कभी नहीं बेचेगा। पहला, लोग। दूसरा, ड्रग्स। तीसरी बात बोलने से पहले वो एक पल के लिए रुकता है। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मिस्टर क्वे ने उसका हाथ काट दिया और उससे कहा कि वो अपने शब्द वापस लेते हैं, कि वो समझदार है। लेकिन वो आगे कहते हैं कि यही वजह है कि वो उसकी ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसे इंसान से मिले हुए काफी समय हो गया है जो उनसे नहीं डरा। जैसे ही तायांग का दम घुटता है, मिस्टर क्वे उससे कहते हैं कि वो उसे एक और खास मौका देंगे। वो उसे एक अजीब टेंटिकल वाला बीज देते हैं और उसे इसे निगलने का हुक्म देते हैं। वो वादा करते हैं कि अगर वो ऐसा करता है तो वो न केवल उसकी बेइज्जती माफ कर देंगे, बल्कि उसका कटा हुआ दाहिना हाथ भी वापस कर देंगे। लेकिन तायांग का दम घुटने के कारण वो रुक रुक कर हंसने लगता है। मिस्टर क्वे उससे पूछते हैं कि वो क्यों हंस रहा है। तायांग जवाब देता है कि उसे ये मजेदार लगता है क्योंकि मिस्टर चोई आखिरकार किसी चीज के काम आया। जैसे ही वो लाइटर निकालता है, तायांग लाइटर को मिस्टर क्वे के हाथों के पास फेंक देता है, जिससे उसका दम घुट रहा है और गिरा हुआ पेट्रोल जल उठता है। जैसे ही उनके चारों ओर आग की लपटें भड़क उठती हैं, तायांग अपना पिछला वाक्य पूरा करते हुए ऐलान करता है कि तीसरी चीज जो वो कभी नहीं बेचेगा, भले ही वो मर जाए, वो खुद है, क्योंकि वो कायरों की तरह जीने से इनकार करता है। वो चिल्लाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, भले ही इसके लिए मौत की कीमत चुकानी पड़े, और आखिरी बार चिल्लाते हुए कहता है, मैं कभी कायरों की तरह नहीं जीऊंगा। जलती हुई लपटों के बीच
मिस्टर क्वे अपने आसपास की हर चीज को जलाने वाली आग से बेअसर होकर पागलों की तरह हंसते हुए खड़े हैं। वो आग लगाने के काम को तायांग का एक बहुत मजेदार कदम मानते हैं। फिर वो उसे बेवकूफ कहते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि इस तरह की एक छोटी सी आग उन्हें कभी नहीं मार सकती। वो जलते हुए तायांग को पकड़ते हैं और उस बात को दोहराने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो एक कायर की तरह नहीं जिएगा। वो उसे बताते हैं कि ये बात सुनकर उन्हें उसका चेहरा देखने की और भी ज्यादा तलब हो रही है जब वो टूट जाएगा और भीख मांगेगा। फिर वो उसे एक डरावना सच बताते हैं। जो लोग जलकर मरते हैं वो सीधे आग से नहीं मरते, बल्कि धुएं से धीरे धीरे दम घुटने से मरते हैं। मिस्टर क्वे का एक हिस्सा बड़े नुकीले दांतों वाले मुंह में बदल जाता है और वो समझाते हैं कि जब तक तायांग सांस ले सकता है वो मरने से पहले बहुत लंबे समय तक जलने का दर्द सहेगा। वो कहते हैं कि दर्द लगातार लहरों में आता रहेगा, जिससे होश खोना मुश्किल हो जाता है और वो महसूस करेगा कि उसके शरीर का हर हिस्सा धीरे धीरे जल रहा है। वो मौत की भीख मांगते हुए तायांग का बेइज्जत चेहरा देखने के लिए बेताब है। लेकिन अचानक तायांग के बचे हुए लोगों में से एक ने मिस्टर क्वे पर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया, जिससे वो चौंक गए। बचने वाला जो डू जिन निकला, मौके पर पहुंचकर मिस्टर क्वे से ठंडे स्वर में पूछता है, क्या तुम वो राक्षस हो? डू जिन का मिस्टर क्वे से सीधा मुकाबला होता है भड़कती आग के बीच। फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर उनके चेहरे पर खाली कर देता है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं और सिलेंडर से ही उनके चेहरे पर वार करता है। डू जिन उस पर सीधा हमला करता है। डू जिन इस मौके का इस्तेमाल मिस्टर क्वे को पकड़ने के लिए करता है और उनसे तेजी से पूछता है कि जिस औरत को उन्होंने चढ़ावे के रूप में लिया था वो कहाँ है। हालांकि मिस्टर क्वे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने डू जिन का दाहिना हाथ काट दिया। मिस्टर क्वे ने ताना मारते हुए उससे पूछा कि उसे इसकी परवाह क्यों है और उसे यकीन दिलाया कि वो वैसे भी मरने वाला है। अचानक डू जिन की आंखें एक आसमानी नीली आभा से चमकने लगती हैं और वो मिस्टर क्वे को भयानक ताकत से काट खाता है। मिस्टर क्वे इस ताकत से हैरान हैं, सोच रहे हैं कि क्या डू जिन हमेशा से उनके साथियों में से एक था। लेकिन उन्होंने इस ख्याल को झटक दिया, ये देखते हुए कि डू जिन ऐसा नहीं लगता, और उस पर उसका चढ़ावा यानी तायांग को चुराने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, यही वजह है कि आजकल राक्षस बेकार हैं। वे बहुत कमजोर हैं। वे अपने दुश्मन की ताकत को भी नहीं पहचान सकते। वो उसे इस अपमान में रहना बंद करने और बस मर जाने का हुक्म देते हैं। मिस्टर क्वे को अचानक महसूस होता है कि उनके पास मौजूद एक मन का चमकने लगा है और इशारा कर रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि इसका मतलब है कि नर्क का संपर्क करीब है। उन्हें ये अजीब लगता है क्योंकि ऐसा कुछ उनके साथ 300 सालों में एक बार भी नहीं हुआ था। वो डू जिन को एक नई नज़र से देखते हैं, ये मानते हुए कि उसे जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत सहारा मिला हुआ है। मिस्टर क्वे तायांग के बेहोश शरीर के ऊपर खड़े होते हैं और जिन से कहते हैं कि वो उसे आज के लिए जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन वो खुद हैरान हैं कि नर्क के लोग डू जिन जैसे कमजोर और मामूली प्राणी के साथ सौदा क्यों करेंगे। फिर वो उस पेड़ की ओर चलते हैं जो गार्ड के शरीर से निकला है, जिस पर एक मुखौटा जैसा फल लगा है, जो सीधे नर्क से किसी से मिलने की उनकी पुरानी इच्छा को दिखाता है। वो यह सोचकर फल पकड़ लेते हैं कि उन्हें यकीन है कि वो उस शख्स से बेहतर कुछ भी कर सकते हैं जो डू जिन की जगह लेने की उनकी इच्छा की ओर इशारा करता है। मिस्टर क्वे मुखौटा जैसा फल पकड़ते हैं और ऐसे बोलते हैं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो और उन्हें किसी भी समय उनसे संपर्क करने की दावत देते हैं। कहीं और एक कार एक सुनसान जगह पर आती है और हो योंग क्रूम का एक सदस्य सोचता है कि क्या ये सही जगह है और क्या ये वही ग्राहक हैं जिनके साथ वे सौदा करते हैं। उनके साथी का कहना है कि ये अजीब है। वे सोच रहे हैं कि इस तरह की जगह पर इतना बड़ा ठिकाना क्यों बनाया जाएगा। उनके साथी बताते हैं कि अगर वे गुलामों के रूप में इंसानों की तस्करी कर रहे होते तो उन्होंने आसान शिपिंग के लिए समंदर के किनारे अड्डा बनाया होता, और अगर वे अंग बेच रहे होते तो उन्होंने इतना बड़ा और अलग कुछ नहीं बनाया होता। फिर वो अपने साथी से उत्सुकता से पूछता है कि क्या
ग्राहक उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जिन्हें वे डिलीवर करते हैं, लेकिन दूसरा उसे इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहता है। वो आगे कहते हैं कि उन्हें बस वैसा ही करना है जैसा उन्हें बताया गया है, फिर सभी को माल उतारने का हुक्म देते हैं। ट्रक में जा एक कोने में डरी हुई बैठी है और गैंगस्टर्स में से एक उसे खींचने की धमकी देते हुए उसे हटने और बाहर निकलने का हुक्म देता है। वो उसके चेहरे पर चिल्लाकर पूछता है कि क्या वो बहरी है और उसे तुरंत बाहर निकलने का हुक्म देता है। उनके साथी, जो सवाल पूछ रहे थे, ने नोटिस किया कि जा पूरी तरह से बेहोश होने की हालत में है और गहरे सदमे में है। वो उसे चिंता से देखता है, सोचता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। उसकी यादें अतीत की ओर लौट जाती हैं, जहां ये पता चलता है कि वो असल में एक अंडरकवर पुलिस वाला है और उसे अपने बॉस के साथ हुई बातचीत याद आती है, जो उसे अपनी क्लास में दूसरे नंबर पर आने पर बधाई देता है। उनके बॉस जांग सियोंग चोल ने उन्हें समझाया कि क्लास में टॉप करना बहुत ज्यादा ध्यान खींचता है और जो दूसरे नंबर पर है वो ऐसे मिशन के लिए एकदम सही आदमी है। फिर वो उसे अपने देश के लिए हीरो बनने का मौका देता है। युवा पुलिस वाला दोहराता है, हीरो शब्द। ऑफर पर सोचते हुए चीफ ने उसे समझाया कि गायब होने वाले लोगों के मामले सालों से बढ़ते जा रहे हैं और हो योंग गैंग के विदेशी अपराधी संगठनों से ताल्लुक हैं। वो उसे उनके बीच घुसपैठ करके उनकी जांच करने का मिशन सौंपता है। आज के समय में लौटते हुए अंडरकवर पुलिस वाला सोचता है कि घुसपैठ के 1 साल बाद गैंग वॉर ने उसके लिए डिलीवरी ऑपरेशन में शामिल होने का मौका खोल दिया है। इसके लिए शुक्रिया, वो आखिरकार मानव तस्करी का ऑपरेशन अपनी आंखों से देख पाया। यहां तक कि वो अपने सीनियर साथियों के हेडक्वार्टर तक भी पहुंच गया। फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है, हंगामा करने की कोशिश करता है और एक गार्ड पर चिल्लाता है कि बाहर आओ नहीं तो वो उसे मार डालेगा। वो मन ही मन सोचता है कि उसने रास्ते में अपने बॉस को खबर दे दी है और बैकअप इस बुरे सपने को खत्म करने के लिए किसी भी समय आ जाएगा। अंदर एक गार्ड चीनी भाषा में हैरान होता है कि बाहर क्या हो रहा है। अचानक हो योंग क्रू के लोगों पर उनके ग्राहकों द्वारा हमला किया जाता है। उनमें से एक ने विरोध करते हुए पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने वह सब कुछ करने के बाद भी हमला क्यों किया जो उनसे कहा गया था। राक्षसी दिखने वाले हमलावरों में से एक ने जवाब दिया कि ये बॉस के हुक्म हैं और हो योंग क्रू के साथ सौदा खत्म हो गया है। उन्होंने ऐलान किया कि वे अब पार्टनर नहीं हैं बल्कि प्रोडक्ट बन गए हैं। हो योंग टीम का लीडर प्रोडक्ट शब्द को दोहराते हुए गुस्से और अविश्वास में चिल्लाता है। हमलावर उससे कहता है कि लड़ना बेकार है और उसे अपनी किस्मत को कबूल करना चाहिए। लेकिन टीम लीडर ने हार मानने से इनकार कर दिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि वो तुरंत एक ही झटके में हार जाता है। हमलावर उसके ऊपर खड़ा होता है और ऐलान करता है कि उसकी हिम्मत का अब एक प्रोडक्ट के रूप में कोई मोल नहीं है और वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वे उसे फेंक दें या किसी ग्राहक को तोहफे के रूप में दे दें। फिर वो पकड़े गए क्रू के बाकी सदस्यों की ओर मुड़ता है और उन सभी को प्रोडक्ट में बदलने का हुक्म देता है। मानव तस्करी के अड्डे पर जा को बंधा हुआ और मुंह बंद किए हुए दिखाया गया है, जबकि किडनैपर्स में से एक ने ऐलान किया कि शिपिंग आज होगी। एक घिनौने नज़ारे में कैदियों को उनके मुंह में चिपचिपा लिक्विड डालकर उल्टी करने के लिए मजबूर किया जाता है। कैदियों में से एक अंडरकवर पुलिस वाला बताता है कि पेट खाली करने के लिए उन्हें कुछ खाने के लिए मजबूर किया गया था। उसके बाद उन्होंने कैदियों के शरीरों को पानी की पाइप से धोया। किडनैपर्स में से एक अपने साथी से बात करता है और उससे पार्टनर के लिए अलग किए गए प्रोडक्ट्स की संख्या के बारे में पूछता है और दूसरा जवाब देता है कि ये 2 प्रीमियम ग्रेड के टुकड़े हैं। पहला आदमी 2 टुकड़ों को प्रीमियम के रूप में और बाकी को रेगुलर पैक करने का हुक्म देता है। फिर सभी लोग दरवाजे से बाहर निकल गए। वो मन ही मन सोचता है कि उन्हें पेट खाली करने के लिए मजबूर करने का मतलब शायद उन्हें अंग तस्करी के लिए तैयार किया जा रहा है और वो उन्हें अपने गैंग के सदस्यों के साथ भी ऐसा करने के लिए पागल कहता है। लेकिन वो खुद को तसल्ली देते हुए उम्मीद पर कायम है कि बैकअप जल्द ही आ जाएगा। कैदियों को उनके गले में पट्टे डालकर ले जाते हुए दिखाया गया है।
अंडरकवर पुलिस वाला जात के पास जाता है, पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है और उसे हिम्मत रखने और हार न मानने के लिए कहता है। फिर वो सोचता है कि शायद वो असल में वो शब्द खुद से कह रहा था। जब वे दूसरे कमरे में घुसते हैं तो वो छोटे छोटे पिंजरों से भरी एक दीवार देखकर डर जाता है और हर एक में एक लाश है और वो अपने डर को दबाने की कोशिश करता है। डूजिन बिस्तर पर जागकर सोचता है कि वो कहाँ है। उसे याद है कि वो उस कमीने मिस्टर क्वे से लड़ रहा था। एक औरत उससे पूछती है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? डूजिन उससे पूछता है कि वो कौन है। वो उसे बताती है कि वो उस टैरो बार की मालकिन है जो जलकर खाक हो गया था और ये भी कहती है कि उसने ही आग की लपटों से उसकी जान बचाई थी। उसने अपना परिचय ये कहकर खत्म किया कि वो एक ओझा एग्जॉर्सिस्ट है जो उसके जैसे योकाई से निपटती है। उसे मिस्टर योंग डूजिन कहती है। डूजिन उलझन में शब्द दोहराता है और कहता है कि जो हरामी उसे मारने आया था उसने भी यही बात कही थी। फिर वो उस पर गुस्से से चिल्लाता है, पूछता है कि हर कोई किस बकवास के बारे में बात कर रहा है और योकाई होने से इनकार करता है। वो उसे चुप रहने का हुक्म देती है और कहती है कि उसने उसे केवल इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि उसे लगा कि वो काम आ सकता है, और धमकी देती है कि वो किसी भी समय उसकी आत्मा का इस्तेमाल कर सकती है। वो आगे कहती है कि किसी भी इंसान के पास उनके जैसा शरीर नहीं है। डूजिन अपनी छाती की ओर देखता है और एक घाव देखता है जो जादुई तरीके से ठीक हो गया है, जो उसे हैरान कर देता है। वो उसे समझाती है कि एक योकाई भले ही उसके अंग काट दिए जाएं और उसका दिल छेद दिया जाए, तब तक दोबारा जिंदा हो सकता है जब तक उसका सिर सही सलामत है, बिल्कुल कीड़ों की तरह। एक पल की चुप्पी के बाद डूजिन ने उससे एक सवाल पूछा। आखिर योकाई क्या है? वो उसे समझाना शुरू करती है और उसे बताती है कि वे ऐसे प्राणी हैं जो इंसानी शरीर चुराते हैं। ओझा ने डूजिन को अपना समझाना जारी रखा और साफ किया कि योकाई इंसानी रूप में उनके बीच छिपे हैं। इसी बीच मानव तस्करी केंद्र में अंडरकवर पुलिस वाला ग्योंगमिन इस डरावने सच को जानकर हैरान हो जाता है। ग्योंगमिन किडनैपर्स में से एक को कैदियों के पास आते हुए देखता है। किडनैपर उनकी कुछ गर्दनें तोड़ देता है, जिससे ग्योंगमिन बेहद डर जाता है। वो उन पर चिल्लाता है, लोगों को बेरहमी से मारने के लिए उन्हें पागल कमीने कहता है। मिस्टर क्वे ने शांति से जवाब देते हुए बताया कि वे अभी मरे नहीं हैं और उसने केवल उनकी गर्दन की हड्डियों को तोड़कर उन्हें पूरी तरह लकवे की हालत में डाल दिया है। वो कहते हैं कि इस हालत में वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और डर महसूस कर सकते हैं, लेकिन हिल नहीं सकते। मिस्टर क्वे बुरी तरह मुस्कुराते हुए ऐलान करते हैं कि ये उनकी कंपनी की खासियत है, ताज़ा इंसान जो पके हुए डर में डूबे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो उन ग्राहकों के लिए है जिन्हें खुद शिकार करना मुश्किल लगता है। ग्योंगमिन फिर से चिल्लाता है, पूछता है कि वो किस बकवास के बारे में बात कर रहा है और उसे बताता है कि पुलिस किसी भी समय उस जगह को घेर लेगी। वो कसम खाता है कि वे अपना बाकी जीवन जेल में बिताएंगे, लेकिन मिस्टर क्वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अचानक पुलिस चीफ जांग सियोंग चोल अपने डर से निकलने वाली लजीज खुशबू पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। इससे ग्योंगमिन सन्न और उलझन में पड़ जाता है। चीफ जांग हो योंग गैंग की निगरानी में ग्योंगमिन की मेहनत की तारीफ करते हैं। फिर चीफ जांग ने मिस्टर क्वे से पूछा कि क्या ग्योंगमिन उनके द्वारा तैयार किए गए खास पकवानों में से एक है, और मिस्टर क्वे मुस्कुराते हुए इसकी पुष्टि करते हैं और उसे उनके लिए तैयार करने की पेशकश करते हैं। चीफ जांग ने मना कर दिया और कहा कि वो उसे यही खाना पसंद करेंगे। वो जोड़ते हैं कि वो बहुत भूखे हैं और फिर लकवाग्रस्त कैदियों की ओर बढ़ते हैं। ग्योंगमिन अविश्वास में अपने चीफ से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। चीफ जांग जवाब देते हैं कि उनकी 2 घंटे में मीटिंग है और उनके पास कपड़े बदलने का समय नहीं है। वो उसे शांत रहने का हुक्म देते हैं और उनके मुंह पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देती है जो उनके अमानवीय स्वभाव को दिखाती है। फिर वो ग्योंगमिन को पकड़ लेते हैं और पकवान की तारीफ करते हैं। चीफ का मुंह एक हिंसक राक्षसी फूल में बदल जाता है और वो ग्योंगमिन के डर को महसूस करते हुए उसकी खुशबू पर कमेंट करते हैं। आज के समय में
डू जिन ओझा से पूछता है कि क्या योकाई इंसानों के साथ मिलकर उन्हें खा जाते हैं। वो इसकी पुष्टि करते हुए बताती है कि इंसानी दुनिया में कुछ अपराध, जैसे कत्ल, किडनैपिंग और डकैती, असल में लोगों को शिकार बनाने वाली आत्माओं का काम है। वो योकाई के काम के बारे में अपना समझाना जारी रखती है। वो उसके सामने मानती है कि पहले तो उन्हें उस पर शक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लगा कि उसका मालिक तायांग वो बुरी आत्मा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि वो एक साधारण गुंडा था। वो डू जिन पर गंभीरता से विचार करती है, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच है और तायांग को सिर्फ एक साधारण इंसानी कचरे के रूप में बताती है। डू जिन चुप और तायांग की बुरी हालत से दुखी लगता है। डू जिन को तब याद आता है जब तायांग ने उससे अतीत में पूछा था, तुम इसे कब तक जारी रखने का प्लान बना रहे हो। वो अपने सवाल से हैरान हो गया। उसे याद दिलाया कि उन्होंने अतीत में इसे अंत तक साथ मिलकर पूरा करने का वादा किया था। तायांग कहता है कि उनके वादे को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो जिन से कहता है कि उसे तब तक उसके साथ बने रहने की जरूरत नहीं है, जब तक सब खत्म न हो जाए। डू जिन उलझन में अपने रुख में इस अचानक बदलाव का कारण पूछता है। इससे पहले कि तायांग जवाब दे पाता, जा, जिन की महबूबा वहां आती है। तायांग उसका स्वागत करता है और जिन को देर तक बाहर रखने के लिए माफी मांगता है। फिर वो डू जिन को साफ करता है कि वो तायांग वो आदमी नहीं है जिसके साथ उसे अपना वादा निभाना चाहिए। वो उसे बताता है कि अतीत के उलट अब उसके पास हंग डू जिन के रूप में अपनी जिंदगी जीने का मौका है, न कि एक राक्षस के रूप में, ये इशारा करते हुए कि उसे जा के साथ एक आम जिंदगी चुननी चाहिए। वर्तमान में वापस डू जिन उत्सुकता से पूछता है कि ओझा उस सफेद बालों वाली आत्मा मिस्टर क्वे से कैसे मिल सकता है। वो उससे पूछती है कि जब वो उससे मिलेगा तो वो क्या करेगा, और डू जिन जवाब देता है कि उस राक्षस ने उससे दुनिया का सबसे कीमती इंसान छीन लिया। वो पक्के इरादे के साथ ऐलान करता है कि वो उसे मार डालेगा और जा को बचा लेगा। ओझा कहती है कि अगर वो क्वे से लड़ने के लिए तैयार है तो वो काम आ सकता है, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि वो उसे अपनी अभी की हालत में नहीं हरा सकता। डू जिन ने उसे अपने सपने के बारे में बताया और कैसे राक्षस ने उससे बात की। वो समझाते हैं कि आग ने उससे कहा कि जिस किसी भी चीज में आत्मा है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो इसे बलिदान के रूप में पेश करता है तो ये बदले में उसे ताकत देगी। इसके बाद नज़ारा एक शोर शराबे वाले विरोध प्रदर्शन में बदल जाता है, जहां प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और इंटरनेट वालों की वजह से हंगामा का केंद्र बना हुआ है। एक प्रदर्शनकारी चिल्लाकर चो गनसिक को बाहर आकर उसका सामना करने की चुनौती देता है। एक लाइव स्ट्रीमर ने ऐलान किया कि जैसे ही उसके दर्शकों की संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी, वो उस जगह पर पहुंच जाएगा। एक अन्य व्यक्ति उसकी मौत के लिए दुआ करने के लिए 20 कप रेमन खा रहा है। उसके जेल या मौत की मांग को लेकर हंगामा जारी है। अंदर चो गनसिक गुस्से में इस सारे शोर शराबे के बारे में सोचता है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है कि उसने अपनी सजा पूरी कर ली है और बाहर आ गया है, और अब वो चुपचाप अपनी ट्रैकिंग एंकलेट पहन रहा है। फिर वो गुस्से में सोचता है कि शायद उसे बाहर जाकर उन सभी को मार देना चाहिए। अचानक उसे कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ। वो चौंक कर पीछे मुड़ता है और घुसपैठिए से पूछता है कि वो कौन है और वो अंदर कैसे आया। ओझा वहां आती है और उससे पक्का करने के लिए कहती है, क्या उसके सपने में सत्ता ने उसे चढ़ावे के बदले में ताकत देने का वादा किया था। डू जिन, जो पूरे समय सुन रहा था, जवाब देता है, हाँ। ओझा सिगरेट जलाती है और कहती है, ठीक है, तो चलो एक सौदा करते हैं। ओझा ने डू जिन को सौदे का प्रस्ताव दिया, ये समझाते हुए कि वो उसे योकाई होने के शक वाले गुंडों की एक लिस्ट देगी और उसका मिशन उन्हें जाकर मारना है। वो इस समझौते के दोनों को होने वाले फायदे के बारे में बताती है। अगर शिकार योकाई है तो ये उसके लिए अच्छा है क्योंकि वो उसकी आत्मा का इस्तेमाल कर सकती है, और उसके लिए अच्छा है क्योंकि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक चढ़ावा मिलता है। वो आगे कहती है कि अगर शिकार सिर्फ एक इंसानी गुंडा है तो उससे छुटकारा पाना दुनिया के लिए अच्छा है। वैसे भी डू जिन सौदे के लिए मान जाता है, लेकिन
एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि इनमें से कितने संदिग्ध योकाई हैं और क्या उनकी संख्या क्वे को मारने के लिए जरूरी ताकत हासिल करने के लिए काफी है। ओझा ने उसे चिंता न करने का भरोसा दिलाते हुए पुष्टि की कि जब गुंडों की बात आती है तो उनकी संख्या जरूरत से ज्यादा है। आज के समय में डूजिन अपनी पहचान के बारे में एक सवाल पूछकर चोगनसिक को हैरान कर देता है। वो अपने सवाल को साफ करते हुए पूछता है कि क्या वो इंसान है या उसके जैसा योकाई है। योकाई के अड्डे में राक्षसी पुलिस चीफ अंडरकवर पुलिस वाले ग्योंगमिन को खाना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि ग्योंगमिन अपनी मौत का सामना करते समय पूरी तरह से डरा हुआ है और राक्षस द्वारा उसे निगल जाने पर दर्द में चिल्ला रहा है। मिस्टर क्वे कहते हैं कि पुलिस चीफ को बहुत भूख लगी होगी, फिर पूछते हैं कि दूसरा खास पकवान कहाँ है। उसका चेला जा की ओर इशारा करता है। पुलिस चीफ ने जा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो पिछली वाली की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन उन्होंने देखा कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है और हैरानी जताई कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है, और अफसोस जताते हुए कहा कि वो इस हालत में आत्मा को नहीं खा सकता। फिर भी वो फैसला करता है कि इसकी क्वालिटी ठीक है और उसका मांस बहुत बढ़िया लगता है। उस पल जा मन ही मन सोचती है कि उसे राहत मिली है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। उसने पक्के इरादे के साथ अपनी आंखें खोलीं, ये सोचकर कि अब वो डूजिन के पास जा सकती है, जिससे पता चलता है कि वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। मिस्टर क्वे अचानक बीच में आते हैं और पुलिस चीफ को रोकते हैं, माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो उनके लिए एक और खास पकवान लाएंगे और मानते हैं कि उनसे जा के बारे में गलती हुई थी। उन्होंने ऐलान किया कि ये इंसान कोई प्रोडक्ट नहीं है। पुलिस चीफ गुस्सा हो जाता है और भयानक रूप लेकर पूछता है कि क्वे ने उस खाने को रोकने की हिम्मत कैसे की जो पहले ही शुरू हो चुका है, और चिल्ला रहा है कि वो इस इंसान को पसंद करता है। वो अब उसे खाने की कसम खाता है, लेकिन क्वे उसे सब्र रखने के लिए कहता है। वो कल तक उसके लिए एक और खास पकवान तैयार करने का वादा करता है। लेकिन पुलिस चीफ अगबूला हो जाता है, चिल्लाता है कि वो अभी भूखा है, कल नहीं, और क्वे को याद दिलाता है कि वो वही है जो उसे इतनी आसानी से अपना धंधा चलाने की इजाजत देता है। वो उस पर चिल्लाता है कि उसे नजरअंदाज न करे। वो मिस्टर क्वे की बेइज्जती करता है, उसे एक सुस्त बिजुका योकाई कहता है जो खाना भी नहीं खा सकता। आत्माएं। फिर क्वे पुलिस चीफ के मुंह पर अपना हाथ रखता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। पुलिस चीफ ने डरते हुए माफी मांगते हुए कहा कि उसने खुद पर काबू खो दिया है। मिस्टर क्वे ने अपने एक चेले ग्वांग को कल तक चीफ के लिए एक और खास पकवान तैयार करने का हुक्म दिया। ग्वांग ने हाँ कहा। मिस्टर क्वे ने ऐलान किया कि वो जा को प्रोडक्ट लिस्ट से हटा देंगे। वो थोड़ा मुस्कुराता है और अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहता है कि उसका प्रेमी उसे बेसब्री से ढूंढ रहा है, ये इशारा करते हुए कि वो उसे भविष्य में एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। कहीं और राक्षस की ताकत के निशान डूजिन के हाथ को ठीक करते हुए दिखाए गए हैं। ओझा ने उसे समझाया कि योकाई का शरीर लड़ने के लिए बहुत सही है और उसे याद दिलाता है कि जब तक सिर सही है, शरीर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। डूजिन ने नतीजा निकाला कि अब से उसे बस उनका सिर फोड़ना है और वो उसकी तेज समझ की तारीफ करती है। लेकिन वो आगे कहती है कि योकाई से लड़ते समय उसे एक और बात याद रखनी चाहिए, वो ये कि योकाई इंसानों को दो तरीकों से खाता है। पहला तरीका है शिक्योक, जिसका मतलब है इंसानी मांस को चबाकर खाना। दूसरा तरीका शिखोन, जिसमें ईंधन के रूप में इंसानी डर का इस्तेमाल करके आत्मा को सोखा जाता है। वो उसे पक्का करती है कि योकाई उस इंसान की आत्मा को सोख सकता है जो उससे डरता है। वो उसे कड़ी चेतावनी देती है कि उसके पास अभी भी एक इंसानी आत्मा है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी भी उनसे डरना नहीं चाहिए। फिर डूजिन का पिछला सवाल फिर से आता है, क्या तुम इंसान हो या योकाई जेरेना? जबकि उसके हाथ को अंधेरे में एक भारी हथौड़ा पकड़े हुए दिखाया गया है। डूजिन चोगनसिक का सामना करता है, जो ऐसा लगता है कि उसका पहला शिकार है। वो आदमी डरकर चिल्लाता है,
डू जिन से पूछता है कि वो कौन है और वो उस पर हमला क्यों कर रहा है, लेकिन डू जिन बात करने में समय बर्बाद नहीं करता है और हथौड़े को उसके सिर पर दे मारता है, जिससे उसका सिर कुचल जाता है। शिकार जमीन पर गिर जाता है, जबकि डू जिन खून से लथपथ उसके ऊपर खड़ा होता है। डू जिन ओझा को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने शिकार को खत्म कर दिया है और वो सिर्फ एक इंसान था। वो पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वो मर चुका है, और वो जवाब देता है कि वो मर चुका है और उसका सिर पूरी तरह से कुचल दिया गया है। वो शक भरे अंदाज में पूछती है, सचमुच? लेकिन तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो? वो अपना चौंकाने वाला सवाल जारी रखती है। तुम्हें कैसे यकीन है कि तुमने जो देखा वो उसका असली सिर था? लेकिन अचानक उसके सिर पर चोट लगती है। लाश को हिलते हुए देखकर डू जिन के चेहरे पर अविश्वास आ गया। अचानक फर्श पर पड़ी लाश उठती है और उस पर झपटती है। योकाई डू जिन को जोर से पकड़ लेता है और दर्द से कराहते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। डू जिन को पता चलता है कि उस पर हमला करने वाला प्राणी उस इंसान जैसा नहीं है जिसे उसने अभी मारा था। योकाई जो डरावना रूप ले लिया है, उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो कोई ओझा है। फिर ये शिकायत करना शुरू कर देता है और कहता है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। ये दुख की बात है कि ओझा बड़े लेवल के योकाई के करीब नहीं पहुंच सकते जो हजारों इंसानों को खाते हैं, लेकिन वे हमेशा उसके जैसे छोटे लेवल के योकाई के पीछे जाते हैं जो केवल आत्माओं को खाते हैं। ये डू जिन का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो इसे हरा सकता है। ये उसे अनाड़ी कहता है जो अपना असली सिर भी नहीं ढूंढ पाता। योकाई, जिसका असली रूप मकड़ी के रूप में सामने आया है, हंसता है और डू जिन से पूछता है कि क्या वो इसका असली रूप देखकर डर से जम गया है। योकाई डू जिन को देखता है जिसे उसने जमीन पर गिरा दिया है और शांति से उसे बताता है कि ये अच्छा है क्योंकि वो वैसे भी भागने से थक गया था। योकाई उसे टुकड़े टुकड़े करने और उसका एक उदाहरण बनाने की कसम खाता है, लेकिन डू जिन ने अचानक उस पर वार कर दिया। योकाई उसके चेहरे पर चिल्लाता है क्योंकि वो उसे कसकर पकड़ता है, लेकिन डू जिन अचानक एक भारी हथौड़ा पकड़े हुए दिखाई देता है और योकाई से कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोलता है। फिर ताने मारते हुए पूछता है, क्या ये तुम्हारा असली सिर है? फिर वो अपनी पूरी ताकत से हथौड़े को योकाई के असली सिर पर दे मारता है। योकाई दर्द से चिल्लाता है, उसे यकीन नहीं होता कि एक साधारण इंसान उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत करेगा। डू जिन ने उससे कहा कि वो उसकी हरकतों से पता लगा सकता है। इसकी डरावनी शक्ल और भयानक ताकत के बावजूद ये साफ है कि ये पहले कभी भी असली लड़ाई में नहीं रहा है। योकाई का सिर हथौड़े के वजन के नीचे पूरी तरह से कुचल गया है, लेकिन अपने आखिरी पलों में योकाई डू जिन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ये उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि अब वो अपने हथौड़े के बिना क्या करेगा, और उसकी कमर तोड़ने की कसम खाता है। डू जिन को योकाई की मजबूत पकड़ के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। फिर डू जिन उसके सिर पर जोर से अपना सिर दे मारता है। इसके बाद वो ठंडे स्वर में बोलता है और कहता है कि वो ये जानने को उत्सुक था कि योकाई किस प्रकार के अद्भुत जीव थे, लेकिन वो ताना मारते हुए जोड़ता है कि वे केवल लोगों को डराना और उन्हें ब्लैकमेल करना जानते हैं, और वे पड़ोस के गुंडों से अलग नहीं है। मरता हुआ योकाई उसे उलझन में देखता है और पूछता है कि वो असल में क्या है, जबकि डू जिन की आंखें डरावनी सफेद रोशनी से चमकने लगती हैं।